ये है iPhone 14 Pro और इस फोन को मैं पिछले 10 से 15 दिन से डेली यूज कर रहा हूं एज माय प्राइमरी फोन। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूं क्या मेरे को लगी इसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट्स हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो और बेटर हो सकती थी। एंड साथ में ही एक और सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा कि जो iPhone 13 Pro के यूज़र्स हैं उनको इस पे अपग्रेड करना चाहिए या नहीं। जिससे पहले वीडियो में आगे जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं कुनाक त्यागी, आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। तो सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की ऑफ द iPhone 14 Pro। वेल, टू स्टार्ट ऑफ, जो ओवरऑल फ़ोन का सिलुएट है या जो ओवरऑल लुक है उसमें इतने इंक्रीमेंटल चेंजेस नहीं है अगर आप इसे 13 Pro से कंपेयर करेंगे। बदलाव क्या आए हैं, ये जो कैमरा का लेआउट है, यहाँ जो लेंसेज लगे हुए हैं ये थोड़े से साइज़ में बड़े हुए हैं। उसका रीज़न है कि इसके अंदर एक नया सेंसर भी है जो मेन वाइड लेंस है, इसके बारे में मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। बट बैक ग्लास की है, फ्रंट ग्लास की है, साइड में यहाँ पे जो एल्यूमिनियम की साइड्स है इस पे अभी भी काफ़ी सारे फिंगरप्रिंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। जो मेन बदलाव आया है 14 सीरीज़ के अंदर, 14 Pro सीरीज़ के अंदर इस बारी, वो है ये नई जो यहाँ पे आपको नॉच दिखती है, जो पिल नॉच की तरह लोग इसे कह रहे हैं एंड एप्पल इसे कहता है डायनामिक आइलैंड। तो ये डिज़ाइन में सबसे बड़ा इंक्रीमेंटल अपग्रेड है 13 सीरीज से अगर मैं आपको बताऊं। उसके अलावा नीचे अभी आपको लाइटनिंग पोर्ट ही मिलता है, यहाँ पे आपको स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। राइट हैंड साइड पे वॉल्यूम रॉकर और एक अलर्ट स्लाइडर देखने को मिलता है और यहाँ पे पावर बटन है। बहुत हद तक सिमिलर है 13 Pro से जो डिज़ाइन लैंग्वेज है। जो मेन बदलाव आया है वो डिस्प्ले के मामले में। तो चलिए फिर अब डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। दो वेरिएंट आते हैं, प्रो और प्रो मैक्स। लास्ट ईयर की तरह 6.1 इंच की डिस्प्ले इसके अंदर मौजूद है और 6.7 इंच की डिस्प्ले है प्रो मैक्स वेरिएंट के अंदर। डिस्प्ले की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि ये 2000 निट्स तक पीक ब्राइटनेस आपको ऑफर करती है, जो आज तक किसी स्मार्टफोन में नहीं देखा गया है। सो ये कहना बिल्कुल सही रहेगा कि इट इज़ द ब्राइटेस्ट डिस्प्ले एवर पुट ऑन अ स्मार्टफोन। अपने आप में ये बहुत बड़ा क्लेम है। उसके अलावा 120 हर्ट्ज तक ये रिफ्रेश रेट जाती है। ये एक LTPO टेक्नोलॉजी वाली डिस्प्ले है। LTPO टेक्नोलॉजी क्या होती है? बेसिकली आपका जो फ़ोन है उसकी डिस्प्ले 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज के बीच में ऑटोमेटिकली फ्लक्चुएट करती रहती है। बैटरी कंजम्पशन में इसका बड़ा फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है डिस्प्ले इसकी वजह से। तो जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर आया है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जब वो फीचर ऑन होता है तो आपका फ़ोन सिर्फ 1 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट पे होता है, जिसकी वजह से बैटरी के अंदर काफ़ी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फाइनली 14 Pro सीरीज़ के अंदर आ गई है। ये एक कलर्ड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। एंड्रॉयड की दुनिया के अंदर जो हमने देखा है सिर्फ क्लॉक दिखती है, लेकिन एप्पल ने इसको एक लेवल आगे लेके गया है और ऐसा आपको बहुत बारी लगेगा कि डिस्प्ले ऑन ही है लेकिन वो सिर्फ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले होती है। बैटरी वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं करती है क्योंकि सिर्फ 1 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट पे ऑपरेट कर रही होती है। उसके अलावा जब आप फ़ोन को पॉकेट में डालेंगे तो वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बंद हो जाएगी। ये रात को सोते हुए भी वो बंद हो जाती है। तो बहुत ही स्मार्ट अडेप्टेशन है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की 14 Pro सीरीज़ के अंदर। डिस्प्ले में और जो OLED ये जो पैनल है, इसकी जो PPI है और जो ओवरऑल क्लैरिटी है, जिस तरीके से आपको इसमें ब्लैक्स दिखते हैं, अगर मैं HDR कंटेंट की बात करूं तो उन सारी चीज़ों में बहुत ही अच्छी आउटपुट है। एंड ये भी कहना कहीं ना कहीं पे सही रहेगा कि जो Samsung Galaxy S22 Ultra है, जिसको डिस्प्ले के मामले में काफ़ी अच्छा किंग माना जाता है, उससे एक लेवल आगे चली गई है। एंड ऑफकोर्स जो 2000 पीक ब्राइटनेस इसके अंदर प्रोवाइड करी गई है वो आज तक किसी स्मार्टफोन में नहीं देखी गई है। एंड साथ में LTPO टेक्नोलॉजी, मतलब 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के बीच में ऑटोमेटिकली अडैप्ट करना। सो कूडोस टू एप्पल। डिस्प्ले के मामले में आई एम वेरी इंप्रेस्ड। एक और बात अगर मैं आपको बताऊं तो जो इसकी नॉच है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, डायनामिक आइलैंड जिसे कहते हैं, इसके अंदर आपको फेस ID के सेंसर्स भी देखने को मिल जाते हैं। साथ में सेल्फी का जो कैमरा है वो भी यहाँ मौजूद है। 12 मेगापिक्सल का ही है ये अभी भी, लेकिन जो इमेजेस हैं वो और ज़्यादा शार्प और बेटर आ रही है। उसके बारे में आगे बात करेंगे। बट ये जो डायनामिक आइलैंड की अडेप्टेशन है, इसके अंदर आपका जब भी कोई कॉल आता है तो यहाँ पे एनिमेशंस इसके अंदर से निकल के आती हैं। अगर आप फ़ोन को बैटरी पे चार्जिंग पे लगाएंगे तो यहाँ पे आपको एक चार्जिंग का बार दिख जाता है। एंड अगर आप एप्पल के मैप्स यूज़ कर रहे हैं तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। टाइमर यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी सारी ऐप्स के अंदर इसकी बड़ी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइजेशन करी गई है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में जो नई ऐप्स डेवलपर डेवलप कर रहे हैं उसको वो डायनामिक आइलैंड को ध्यान में रख के डेवलप करेंगे कि किस तरीके से हम इस नॉच का, इस नई इन्वेंशन का हम बेटर यूज़ कर पाए।
तो चलिए अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। आईफोन 14 प्रो के अंदर प्रोसेसर को भी अपग्रेड किया गया है। 14 सीरीज जो है उसके अंदर पिछले साल वाला A15 बायोनिक चिपसेट को ही कंटिन्यू किया गया है, लेकिन ये जो प्रो मॉडल है इसमें A16 बायोनिक को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अंदर जो ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन है, जो बेसिकली कोर्स होते हैं, जो मेन कोर्स हैं और साथ में जो सेकेंडरी कोर्स हैं, उनकी जो ऑप्टिमाइजेशन है वो और ज़्यादा इंप्रूव करी गई है। तो जो अगर आपको सिंपल वर्ड्स में बताने की कोशिश करूं, सो जो इसके लाइट वेट ऑपरेशन वाले कोर्स होते हैं वो ही अपने आप में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। तो जो आपके डेली टास्क्स हैं वो इसके जो नॉन कोर कोर्स हैं वो ही काफ़ी हद तक उसको ऑपरेट कर देंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल बैटरी एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट्स है। एंड परफॉर्मेंस के मामले में कोई भी ऐप चला लीजिए, कोई भी गेम्स खेल लीजिए, बिल्कुल भी लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट एप्पल का ये कहना है कि A15 से इसके अंदर काफ़ी इंक्रीमेंटल अपग्रेड्स करे गए हैं परफॉर्मेंस के मामले में। एंड जो क्लोजेस्ट एंड्रॉयड कॉम्पिटिशन आता है, अगर मैं बात करूँ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 की, जिसको इसी साल अपडेट किया गया था, फोल्ड सीरीज़ के अंदर भी हमने वो देखा है, उससे भी परफॉर्मेंस में काफ़ी इंक्रीमेंटल चेंजेस हैं। सो अगर बात करें गेमिंग की, बात करें मल्टीटास्किंग की या वीडियो एडिटिंग की, तो सारी चीज़ों के अंदर आपको बिल्कुल भी इश्यूज़ नहीं होने वाले हैं। A16 बायोनिक को आज की डेट में वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन प्रोसेसर्स कहना भी बिल्कुल गलत नहीं रहेगा, क्योंकि एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो गई है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो इसके नॉन कोर कोर्स हैं वो ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं कंपेयर टू द अदर कंपटीशन। तो काफ़ी सारा टास्क वही हैंडल कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो ऑप्टिमाइजेशन है, बेसिकली जो परफॉर्मेंस है, उसके साथ साथ बैटरी के ऑप्टिमाइजेशन में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट है A16 बायोनिक में। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक ही कंपनी है जो फ़ोन का हार्डवेयर बनाती है और एक ही कंपनी है जो फ़ोन का सॉफ्टवेयर भी बनाती है। तो जिस तरीके से ये लोग आपस में अमेलगमेशन कर पाते हैं दोनों चीज़ों की, उसकी वजह से ओवरऑल एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस में काफ़ी सारे गेन्स देखने को मिलते हैं। बिल्कुल भी लैग नहीं आता है, आप मल्टीटास्किंग कर लें, कुछ भी कर लीजिए। परफॉर्मेंस के मामले में आई थिंक इट स्टिल इज़ द बेस्ट फ़ोन दैट यू कैन बाय राइट नाउ। तो चलिए अब बात करते हैं UI की। इसके अंदर आपको मिलता है नया iOS 16 जो आउट ऑफ द बॉक्स प्री लोडेड आता है 14 सीरीज़ के अंदर। ये आप पिछले आईफोन्स के अंदर भी डाल सकते हैं, अगर आप 13, 12, 11 उससे पहले वाली सीरीज़ को भी यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर भी अपग्रेड हो जाता है। तो चलिए फिर अब बात करते हैं कैमरा डिपार्टमेंट की ऑफ द आईफोन 14 प्रो। जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो ये है कि जो मेन वाइड लेंस है फ़ोन का, उसका सेंसर है 65% तक बड़ा किया गया है। जी हाँ, 48 मेगापिक्सल का आपको मेन सेंसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से लो लाइट कैपेबिलिटीज़ जो हैं फ़ोन की, आप फोटोग्राफी करेंगे तो आपको अच्छी आउटपुट इसके अंदर से देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये ज़्यादा लाइट कैप्चर करता है कंपेयर टू द आईफोन 13 प्रो का सेंसर है। उसके अलावा अल्ट्रा वाइड लेंस के अंदर भी इंप्रूवमेंट करी गई है, इसकी लो लाइट फोटोग्राफी में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। और साथ में ये जो टेलीफोटो लेंस है, इसके अंदर भी बदलाव करे गए हैं। जो मेन हाईलाइट है वो ये है कि अब आप प्रो रॉ इमेजेस को 48 मेगापिक्सल तक कैप्चर कर सकते हैं। एंड अगर आप नॉर्मल पिक्चर्स क्लिक करेंगे तो वो भी 12 पिक्सल के अंदर ही कैप्चर होगी, पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके 48 मेगापिक्सल में शूट होगी और उसको प्रोसेस करके 12 मेगापिक्सल में कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ी शार्पनेस और डिटेल्स और बढ़ जाएंगी। 4K के अंदर अब आप सिनेमैटिक मोड को यूज़ कर सकते हैं। जो लोग आईफोन 13 प्रो यूज़ कर रहे थे, आईफोन 13 सीरीज़ यूज़ कर रहे थे, उन्होंने देखा होगा सिनेमैटिक मोड आया था। सिनेमैटिक मोड बेसिकली सब्जेक्ट और फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस प्रोड्यूस कर देता था। एक तरीके से बोका इफेक्ट जो होता है या DSLR से आपको जो एक डेप्थ मिलती है वो उसमें मौजूद था। अब वो आप 4K के अंदर 30 फ्रेम्स, 25 फ्रेम्स, 24 फ्रेम्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। वो जो फिल्म मेकर्स हैं या प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफर्स हैं, उनके लिए ये काफ़ी वेलकम एडिशन है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक SLR से शूट करा हुआ वीडियो हो, अगर लाइटिंग कंडीशन वगैरह अच्छी हो तो कहीं ना कहीं पे तो ये SLR को, अगर कंडीशंस SLR के लायक ना हो, उसको आउट परफॉर्म भी कर देता है। सिनेमैटिक मोड आप सेल्फी कैमरा के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, जो 4K के अंदर ही रोल करता है। कुछ सैम्पल्स मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्लिक करे हैं कैमरास के, वो आप अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। एक और बात अगर मैं आपको बताऊं कैमरा के बारे में, इसके अंदर आपको मिलता है एक एक्शन मोड। एक्शन मोड बेसिकली स्टेबलाइजेशन को इम्प्रूव कर देता है वीडियोस के अंदर। तो जो गोप्रो से आप फुटेज लेते थे या किसी और एक्शन कैमरा से फुटेज लेते थे जिसके अंदर स्टेबलाइजेशन ज़्यादा मिलती थी, वो अब इस एक्शन मोड की वजह से काफ़ी डिफरेंस है। ये इसका एग्जांपल है जो आप अभी देख सकते हैं। सेल्फी कैमरा के अंदर भी इंप्रूवमेंट्स करी गई हैं। कुछ फोटो सैंपल्स मैंने अलग अलग कंडीशंस में सेल्फीज लिए। कैमरा के अंदर तो काफ़ी इंप्रूवमेंट है। अगर आप इसे 13 प्रो से साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली एक
स्पर्ट को, बहुत विजिबल चेंजेस फोटोज़ और वीडियोज़ की आउटपुट के अंदर देखेंगे। लेकिन फॉर मोस्ट लेमैन एंड मोस्ट नॉर्मल यूज़र्स इतना मेजर अपग्रेड भी शायद उन्हें ना दिखे। सिनेमैटिक के अंदर ऑफकोर्स मैंने आपको बताया डिफरेंस है, लेकिन अगर मैं सिर्फ पॉइंट एंड शूट करने की बात करूं सो इतना मेजर अपग्रेड नहीं है, बट टेक्निकली काफ़ी चेंजेस है। चलिए बात करते हैं बैटरी की। वेल अभी भी ये फ़ोन फास्ट चार्जिंग इन टर्म्स ऑफ, जैसे एंड्रॉयड की दुनिया के अंदर 120-240 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग आ गई है, उस लेवल की चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है। एंड जो डिसअपॉइंटिंग बिट है वो ये है कि USB Type-C का पोर्ट अभी इसके अंदर नहीं आया है, अभी भी लाइटनिंग पोर्ट का ही यूज़ होता है। तो इसकी वजह से मेरे हिसाब से अगर एक USB-C का पोर्ट होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि USB-C ऑलमोस्ट यूनिवर्सल हो गया है, सारे फ़ोन्स के अंदर अब USB-C है, सारी एक्सेसरीज़ के अंदर भी USB-C है, तो वो होना चाहिए था। बट बैटरी की जो आउटपुट है 20 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट करता है। बॉक्स के अंदर अभी भी कोई चार्जर देखने को नहीं मिलता है। अराउंड 30 मिनट्स में ये फ़ोन 50% तक चार्ज आता है, ऐसा एप्पल का क्लेम है। बैटरी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि A16 बायोनिक चिपसेट की जो एफिशिएंसी है उसकी वजह से आपको ऑल डे बैटरी लाइफ इजीली देखने को मिल जाएगी। बैटरी का सेल चाहे इतना बड़ा ना हो, लेकिन जिस तरीके से इसका सॉफ्टवेयर, जिस तरीके से इसका प्रोसेसर बैटरी को कंज्यूम करता है वो बहुत एफिशिएंट है। सो बैटरी के मामले में कोई आपको निराशा नहीं होने वाली है। इससे पहले मैं आईफोन 13 प्रो मैक्स को अपना डेली ड्राइवर अपने 1 साल तक यूज़ कर रहा था। उस फ़ोन की बैटरी और बेटर थी क्योंकि साइज़ बड़ा था, तो उससे थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि मैं प्रो पे आया और मैक्स वेरिएंट वाला फ़ोन नहीं लिया, तो बैटरी लाइफ थोड़ी कम है। लेकिन अगर मैक्स वेरिएंट से मैक्स वेरिएंट को कंपेयर करेंगे तो बैटरी लाइफ के अंदर आपको डेफिनेटली कोई निराशा नहीं होने वाली है। बहुत अच्छी और बहुत स्ट्रॉन्ग बैटरी है। तो चलिए फिर अब बात करते हैं वर्डिक्ट की। वेल फ़ोन को मैं 10 से 15 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक सवाल भी किया था कि क्या 13 प्रो यूज़र्स 14 प्रो की तरफ रुख करें या फिर आप वेट कर सकते हैं। सो जो लेमैन यूज़र है या जो एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पावर यूज़र नहीं है, उसको डे टू डे ऑपरेशंस में इतना फ़र्क नहीं दिखेगा। बहुत सिमिलर फीलिंग आती है फ़ोन की अगर 13 प्रो से 14 प्रो पे आप आएंगे। जो डिज़ाइन है उसके अंदर भी, कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर डेफिनेटली चेंजेस आए हैं, लेकिन वो लो लाइट में और एक्सट्रीम 4K सिनेमैटिक मोड्स या एक्शन मोड्स के अंदर आप जाएंगे तब वो डिफरेंसेस आपको दिखेंगे। वैसे जो ओवरऑल आउटपुट है मोर और लेस 90-80% तक सिमिलर ही है। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं 13 प्रो से 14 प्रो यूज़र्स के लिए, तो A15 बायोनिक अपने आप में एक इतना पावरफुल चिपसेट है कि एप्पल ने उसको 14 के अंदर ही कंटिन्यू कर दिया है। जो A15 बायोनिक की परफॉर्मेंस है वो भी टिल डेट इतनी अच्छी है कि A16 बायोनिक की जो अपग्रेड्स हैं वो डे टू डे टास्क में आपको फील ही नहीं होने वाले हैं। बैटरी के अंदर चार्जिंग में अभी इतना मेजर अपग्रेड नहीं है, Type-C की चार्जिंग नहीं आई है। सो अगर मैं कट इट शॉर्ट करूं तो आईफोन 13 प्रो के जो यूज़र्स हैं वो 14 प्रो पे अपग्रेड ना भी करें तो इतना मेजर कोई उनको डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, अगर आप उससे पहले वाली सीरीज़ से आ रहे हैं, अगर आप 12 से आ रहे हैं या 11 से आ रहे हैं या 10s से, कई लोग 4 साल तक भी फ़ोन चलाते हैं, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा चेंजेस इसके अंदर महसूस होने वाले हैं। लेकिन 13 प्रो के यूज़र के लिए 14 प्रो पे अपग्रेड करना आई डोंट थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अब बात करते हैं प्राइसिंग की, और जो मेरा एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि इंडिया की जो प्राइसिंग है उसमें यूएस प्राइसिंग से इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है। जी हाँ, यूएस के अंदर ये फ़ोन लॉन्च हो जाता है $999 से, जिसका मतलब है 82-83,000 के आसपास इसका प्राइस वहाँ पड़ता है। अगर आप इसके अंदर वहाँ टैक्स भी ऐड करें 9% या 10% के हिसाब से, तब भी 88,000 या 87,000 के आसपास या 90,000 के आसपास आप इसे खरीद सकते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर इसका 128 GB वाला स्टार्टिंग वेरिएंट ही 1,29,900 रुपये का है, मतलब कि ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास का एक डिफरेंस हमको देखने को मिल जाता है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। यूएस के फ़ोन्स के अंदर ऑफ कोर्स आपको eSIM की कनेक्टिविटी भी से ही ऑपरेट होते हैं, फिजिकल सिम नहीं मिलता है। इंडिया वाले फ़ोन्स में फिजिकल सिम मिलता है। लेकिन क्या ये डिफरेंस जस्टिफाइबल है? मेरे हिसाब से नहीं है। थोड़ा डिफरेंस अगर कम होता तो और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी एडिशन होती। और एक और बात, अब तो आईफोन 14 सीरीज़ इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर हो रही है, तो क्या उसका फ़ायदा इंडियन यूज़र्स को मिलेगा? ये अभी हमें विद टाइम ही पता चलेगा। एंड एक्सपेंसिव है फ़ोन। अगर मैं इसके टॉप वेरिएंट की बात करूँ, जो 1 टेराबाइट वाला वेरिएंट मेरे पास है, ये 1,80,000 रुपये का आपको इंडिया के अंदर पड़ता है। एंड अगर आप प्रो मैक्स वेरिएंट लेंगे तो वो 1,90,000 रुपये का पड़ेगा। सो ये जो प्राइसिंग है ये थोड़ी और कंपेरेटिव हो सकती थी। होपफुली जब इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होकर प्रोडक्ट्स रोल आउट होंगे ये वाले, तो प्राइस में फ़र्क है।
कैसा लगा आपको मेरा ये एनालिसिस ऑफ द आईफोन 14 प्रो? प्लीज़ कमेंट्स के अंदर हमें बताइए। एंड इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद भी आपके लिए इसी चैनल पे आने वाला है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं करा है। मैं हूं कुनाक त्यागी, आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।